जिस पार्टी की सरकार केंद्र में हो, यदि उसी पार्टी की सरकार किसी राज्य में आ जाए तो ऐसी सरकारों को राजनीतिक शब्दावली में डबल इंजन सरकार कहा जाता है। सत्ताधारी दल के नेता राज्य की जनता को बताते हैं कि यदि उनके राज्य में डबल इंजन की सरकार होगी तो राज्य का विकास तेजी से होगा। केंद्र का भी इंटरेस्ट, केंद्र की भी रुचि राज्य के विकास में होगी। राज्य की जनता का जीवन स्तर तेजी से ऊंचा जाएगा और लोगों का वहाँ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। क्या वास्तव में ऐसा होता है? आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मैं श्रीकांत शर्मा बिहार सेन नेटवर्क के दर्शकों, श्रोताओं और प्रशंसकों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं विचारक, लेखक, दूरदर्शिता, टेक्नोक्रेट श्री एन.पी. सेन। डॉक्टर एन.पी. सेन बिहार से आते हैं और बिहार में हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा में लाया गया और उनके स्थान पे बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया। सरकार एनडीए की ही है, लेकिन प्रधानमंत्री बीजेपी के, राज्य में मुख्यमंत्री बीजेपी के, दोनों जगह एक ही पार्टी तो सरकार हो गई डबल इंजन सरकार। अब यह उम्मीद करनी चाहिए बिहार के लोगों को कि डबल इंजन सरकार अब तेजी से बिहार का विकास करेगी। डॉक्टर एन.पी. सेन भी बिहार से आते हैं, विचारक हैं, विश्लेषक हैं। आइए चलते हैं उनके पास कि वो क्या सोचते हैं, डबल इंजन सरकार कितनी फायदेमंद होती है राज्य के विकास में। देखिए, की डिसीजन मेकर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अपने डिसीजन लेने के कारण है, उनकी अपनी अपनी ऑब्जेक्टिव अलग है। जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट देख लीजिए, प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव है कि वो 2047 में 100 साल इंडिपेंडेंस के बाद भारत को विकसित भारत दिखाना चाहते हैं दुनिया के रजिस्टर में। जबकि बिहार सरकार की अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी में आया है कि बिहार के 3 जिला, शिवहर, सीतामढ़ी और एक और जिला है, तीनों जिला इंडिया का पुअरेस्ट जिला है। बिहार का पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है, 60 से 80 हज़ार हो गया है, जबकि इन जिलों का 22,000, 23,000, 24,000 पर कैपिटा इनकम है। तो इन जिलों का पर कैपिटा इनकम बढ़ाने से इंडिया विकसित देश तो नहीं बन सकता। इंडिया विकसित देश तभी बनेगा कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख से 3 लाख हो जाए। तो सवाल उठता है कि इंडिया गवर्नमेंट क्या सोचती है और स्टेट गवर्नमेंट क्या सोचती है, ये अलग अलग है। और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी बात सोचनी पड़ेगी और वो अपने हिसाब से वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का घाटा हो जाएगा कि यदि चीफ मिनिस्टर अपनी बात को अच्छी तरह से नहीं रख पाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पार्टी है उसका असर स्टेट गवर्नमेंट्स पे या स्टेट पर नहीं पड़ता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पड़ता है, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों का कंसिडरेशन डिफरेंट है। दोनों के कंसिडरेशन में यदि डबल इंजन की सरकार है तो यदि एक का इंटरेस्ट दूसरे के इंटरेस्ट से कन्फ्लिक्टिंग है तो किसका विचार और ऑर्डर पर काम आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल काम आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के लोग चुप रहेंगे। जैसे पंजाब में पराली जलाने के ऊपर में इतने हल्ले होते हैं, एग्रीकल्चरल लॉ बदलने के ऊपर में इतने एजिटेशन हुए, बिहार में कभी हुआ क्या? इसलिए कि पंजाब का रूल अलग था
वो लड़ सकते हैं अपने अधिकार के लिए। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों तरफ यानी कि सेंट्रल में और स्टेट में कोई पार्टी की सरकार रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई पार्टी की सरकार जो ऐसी सरकार हो जो कमिटेड हो पब्लिक के प्रति। जैसे नोबेल लिटरेट का 2024 का जो अवार्ड है, जिसमें उन्होंने कहा था कोई गरीब देश गरीब कैसे हो जाता है या अमीर कैसे हो जाता है, वो निर्भर करता है कि उस देश पर राज कौन करता है, डिसीजन कौन लेता है और इंस्टीट्यूशंस कौन है, और इस इंस्टीट्यूशन को गाइड कौन करता है कि उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है। अब डिपेंड करता है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन चीफ मिनिस्टर लेता है तो क्या अपनी मर्जी से लेता है, क्या प्राइम मिनिस्टर के कहने से करता है। यदि वो दूसरे पार्टी का है तो वो अपना हक समझता है कि क्या कर रहा है। यदि वो सेम पार्टी में है तो उनको तो प्राइम मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उनका इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर का सही है। डॉक्टर साहब, संविधान में बिल्कुल स्पष्ट है कि सेंट्रल के क्या विषय हैं जिस पे वो कानून बना सकते हैं, जिस पे वो डिसीजन ले सकते हैं, जिस पे वो काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से स्टेट में है। स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने डिसीजन स्टेट्स के लिए बना सकती है। उसके विषय जो हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दखल है, स्टेट गवर्नमेंट का भी दखल है। तो इसमें डिसीजन जिसने लेना है वो स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल के लिए प्रधानमंत्री की सरकार लेगी, जो भी जिस भी पार्टी की सरकार है। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आया? जैसे विषय को लोगों को 3 जगह है, जैसा आपने कहा कि स्टेट का सब्जेक्ट अलग है, सेंटर का सब्जेक्ट अलग है और कुछ कंकरेंट सब्जेक्ट्स हैं। इंसिडेंटली जो कंकरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज़्यादा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक स्टेट का अलग नहीं हो सकता है दूसरे स्टेट के इकोनॉमिक्स से, क्योंकि फ्लो ऑफ गुड्स और फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट देयर इज नो बैरियर लाइक कस्टम्स। तो दैट मीन्स गुड्स का फ्लो और मनी का फ्लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऐसा है जैसे कि दोनों एक ही स्टेट। अनलाइक एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स आता है तो कस्टम ड्यूटी लग करके आप इक्वलाइज करते हैं, अभी स्टेट में तो नहीं होता ऐसा। इसीलिए इंडस्ट्री इज ए कंकरेंट सब्जेक्ट। उसी तरह से एजुकेशन इज ऑल्सो ए कंकरेंट सब्जेक्ट। उसी तरह से बैंकिंग इज ए कंकरेंट सब्जेक्ट, और यही इकोनॉमी को गवर्न करता है। तो इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा हावी होती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। डॉक्टर MP सेन, आप स्पष्ट करें कि दोनों पार्टियों के एक सिंगल पार्टी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में हो और स्टेट गवर्नमेंट में हो तो उससे फ़ायदा है स्टेट के लोगों को या उससे नुकसान है कि दो पार्टियां वहाँ नहीं हैं, सिंपल एक पार्टी है। और आपने कहा कि मुख्यमंत्री जब डिसीजन लेता है तो वो प्रधानमंत्री की तरफ देखता है। अगर दो पार्टी की सरकार नहीं है, एक ही पार्टी की सरकार है, डबल इंजन सरकार जिसे बोल रहे हैं, और यदि सिंगल पार्टी वाली सरकार है कि स्टेट गवर्नमेंट में अलग पार्टी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग पार्टी है, तो उसके क्या फ़ायदे आपको दिखाई देते हैं? क्या फ़ायदे होंगे इसको कहना तो मुश्किल काम है, लेकिन हम ये देख लें पीछे क्या हुआ है। डबल इंजन की सरकार थी 1947 से लेकर 1980 तक। क्या हुआ? क्या बिहार को फायदा हुआ? डबल इंजन की सरकार अभी चल रही है 2012 से लेकर के 2012 से लेकर के अभी तक जो चल रही है 2020 तक। इस बीच में तो नीतीश कुमार जी की सरकार जो थी वो बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन कोलिशन में चल रही थी। तो इस बीच में जो एग्रीकल्चरल लॉ बने थे, जिस एग्रीकल्चरल लॉ का इतना विवाद हुआ और दिल्ली को बंद कर दिया गया था 2 महीने तक, आवाजाही सब रोड बंद हो गई थी, शाहीन बाग टोटल बंद हो गया था। उसमें क्या हुआ?
ऐसा कोई एजिटेशन बिहार में नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तो क्या बिहार के लोग सोच रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल एक्ट के वजह से एग्रीकल्चर में चेंज होने वाले थे, जिसके वजह से पंजाब के लोग एजिटेट कर रहे थे, क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम बिहार में नहीं आई, या नहीं आने की उम्मीद थी, या बिहार के लोग सोच ही नहीं सकते? सवाल उठता है कि सोच क्या है और ये सोच कहाँ से जनरेट होता है? पंजाब के लोग ये सोच कहाँ से जनरेट कर रहे हैं कि भाई ये नया लॉ बन जाने से, एग्रीकल्चरल लॉ बन जाने से पंजाब को घाटा होने वाला है, और बिहार के लोगों ने इस पर क्यों नहीं रिएक्ट किया, नाइदर इन फॉर नॉर इन अगेंस्ट? डॉक्टर सेन, आप संविधान के बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। संविधान में स्पष्ट है कोई भी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकती है, लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकती है, और यदि ऐसा होगा तो डबल इंजन तो बनेगा ही बनेगा, उसकी संभावनाएं तो हैं। ये संभावना तब खत्म हो सकती है जब संविधान में संशोधन हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी में है, जिसकी सरकार है, वो किसी स्टेट में इलेक्शन नहीं लड़ेगी, और जो संभव नहीं है। आप क्या कहते हैं? अभी जो नोबेल प्राइज मिला है, जिस पर नोबेल लिटरेचर ने इलाइट और इंस्टीट्यूशन की बात करी है, उसी पेपर में उन्होंने कहा है कि इलाइट जो है पब्लिक को प्रॉमिस करती है, उसी तरह से इलेक्शन में जाने से पहले पॉलिटिकल पार्टियां प्रॉमिस करती हैं, और प्रॉमिस करने के पहले उनको मालूम है कि ये प्रॉमिस हमें इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि यदि वो पार्टी इलेक्शन से पहले प्रॉमिस कर रही है तो उसको पता है कि जीतेंगे तब तो प्रॉमिस मेंटेन होगा, जब जीतेंगे ही नहीं तो क्या बनता पड़ता है। लेकिन कई बार जो पार्टी जीतने वाली है वो भी प्रॉमिस करती है इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन उसकी प्रॉमिस क्या मेंटेन होगी इलेक्शन जीतने के बाद या नहीं होगी? आप मेरे प्रश्न से इधर उधर हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार ना बने, जिससे कि स्टेट्स में लोगों को नुकसान ना हो, उनका विकास हो सके, तो उसका रास्ता क्या है? क्योंकि संविधान तो पूरी छूट देता है कि कोई भी पार्टी विधानसभा में या लोकसभा में या दोनों जगह चुनाव लड़ सकती है। देखिए, संविधान के अंदर में भी मैनिपुलेशन की बहुत स्कोप है। हम संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हो भी नहीं सकता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ये बात जानती है कि संविधान के अंदर में क्या वो कर सकते हैं और क्या प्रॉमिस करके इलेक्शन जीत सकते हैं, और वो जानते हुए कि ये प्रॉमिस हमको मेंटेन करना है कि नहीं करना है, या नहीं कर सकते हैं, बिना किए काम चल सकता है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो डिसीजन मेकर ही डिसाइड करेगा। इलाइट जो है चीफ मिनिस्टर ही डिसाइड करेगा कि ये ज़मीन का रिफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यदि ज़मीन का रिफॉर्म हम इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं और जमींदारी एवोल्यूशन रूल लाते हैं, ये जानते हुए कि जमींदारी एवोल्यूशन रूल बिहार में इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जमींदार बिहार के सिर्फ जमींदारी कलेक्ट करने वाली एजेंसी नहीं थी, बल्कि वो ज़मीन के मालिक थे, और वो मलकाना हक उन्होंने हाईएस्ट ऑक्शन बीट करके अंग्रेजों से लिया था और उसके पैसे दिए थे। उन्होंने वो ज़मीन खरीदी थी अंग्रेजों से, तो उनको पता था कि जमींदारी एवोल्यूशन बिल आने से बिहार में ज़मीन का एडॉप्शन नहीं होगा और इम्प्रूवमेंट नहीं होगा लैंड राइट। फिर भी उन्होंने लगा, क्योंकि प्रॉमिस किया, प्रॉमिस करके इलेक्शन जीत गए। डॉक्टर सेन, क्या आप कोई ऐसा समाधान दे सकते हैं कि यदि एक ही पार्टी सेंटर में सरकार बना रही है और वही पार्टी राज्य में सरकार बना रही है, यानी कि डबल इंजन की सरकार किसी राज्य में है, तो वो किस तरह से काम करे जिससे कि उस राज्य का विकास हो सके? खास तौर से बिहार के संदर्भ में इस बात का जवाब दें। अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि बिहार गवर्नमेंट ने एक पेपर पब्लिश किया है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 25-26। इस पेपर में उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है
कि बिहार ने पिछले 1 साल में कहाँ कहाँ प्रोग्रेस किया है और कितना प्रोग्रेस किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार के 3 जिले सबसे गरीब हैं, शिवहर, सीतामढ़ी और एक ईस्टर्न पार्ट के बिहार का है जो है वो जिला है, जिसका पर कैपिटा इनकम 22,000, 23,000 और 24,000 रुपये पर मंथ है, जबकि बिहार का पर कैपिटा इनकम 80,000 पर कैपिटा है। माने वो बिहार के इनकम के कंपैरिजन में ये जिले 3 जिले 24% ही है। तो उनकी प्रायोरिटी बिहार को इम्प्रूव करना है कि इन जिला को इम्प्रूव करना है, और भारत सरकार की प्रायोरिटी बिहार को इम्प्रूव करना है कि इंडिया को इम्प्रूव करना है। ये सारी प्रायोरिटी अलग अलग है। हम कहते हैं कि यदि बिहार सरकार ये प्रॉमिस करे कि ये 3 जिले जो सबसे गरीब हैं उसकी पर कैपिटा 22 से 44 कर देंगे, फिर भी वो बिहार के पर कैपिटा इनकम से आधा ही रहेगा, 1 साल में यदि कर दें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और वो दिखाना आसान काम है। यदि बिहार करना चाहे उससे दिखेगा। अदरवाइज प्रोमिसेस आर मेड फॉर रिव्यूइंग द इलेक्शन, नॉट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। डॉक्टर एनपी सेन, हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को भी आप अपील कर सकते हैं कि इस संबंध में उनकी क्या राय है, वो कृपया अपने वीडियो बनाकर हमें भेजें, जिससे कि इस पर आगे चर्चा हो सके। ये एक बहुत बड़ी विषय है जिसको पर कैपिटा इनकम अब बिहार का बढ़ाना है। यदि बिहार का पूरा पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात करें तो ये इतनी बड़ी विषय हो जाती है कि चीफ मिनिस्टर से नीचे कोई आदमी इस पर बात ही नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ छोटी सी बात की, ये 3 जिले जो सबसे गरीब है उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की पहले देख लें क्या क्या हो सकता है, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि लेट बिहार गवर्नमेंट अडॉप्ट दी पॉलिसी कि ये 3 जिले 1 साल में हम पर कैपिटा इनकम बढ़ा देंगे। तो उस पर मैं पब्लिक से राय मांगता हूं कि आप अपनी राय बताइए कि ये 3 जिले शिवहर, सीतामढ़ी और ये फार्मेसी की डिवीजन जो है जिला, वो उसका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर सेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिहार के विकास के संबंध में बात की और यह भी बताया कि यदि वहाँ डबल इंजन की सरकार है तो वो किस तरह से बिहार के विकास में ज़्यादा योगदान दे सकती है। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर एनपी सेन, विचारक, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, टेक्नोक्रेट, और आपने सुना कि डबल इंजन सरकार के संबंध में उनकी क्या राय थी। क्या आप उनकी राय से सहमत हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। जिन दर्शकों ने, जिन प्रशंसकों ने बिहार सेन नेटवर्क को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा निवेदन है कि वे बिहार सेन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और लाइक करना भी ना भूलें। श्रीकांत शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।